नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज के फिर से प्रश्न तो बहुत हैं देश के सामने इस समय, लेकिन 3 प्रमुख प्रश्न जो अभी जिसका उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। क्या वॉर वेपन पेगासस का उपयोग युद्ध है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू का साथ आना क्या इनके पुराने रिश्ते में जो गांठ पड़ गई है उसको खोल पाएगा? तीसरा, क्या भारत पदक तालिका में टोक्यो ओलंपिक में दहाई के अंक तक पहुंच जाएगा, मतलब डबल डिजिट में पहुंच पाएगा? इन 3 प्रश्नों पे आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेगासस में रोज नए नए चीज़ें आ रही हैं कि इनकी जासूसी हो रही थी और वो करीब करीब मोर और लेस एस्टैब्लिश होता जा रहा है। कल राहुल गांधी का वैसे मतलब जो वो पकड़ते हैं इशू को, उसमें ठीक से काम करके, और वो इशू ऐसा होता है जिससे पूरी भाजपा तिलमिला जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे ही हिट्स वेयर इट हर्ट्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ बीजेपी को होती है वो वहाँ करते हैं। कल इन्होंने उस पेगासस को एक नए ढंग से कहा और बताया उनका, और राहुल गांधी ने कहा कि जैसे इजराइल सरकार NSO द्वारा बनाए हुए उनकी जो कंपनी है पेगासस को वॉर इक्विपमेंट में ब्रैकेट करती है, उसके अनुसार ये वॉर इक्विपमेंट है। तो अब सीधा सा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में अगर इसका उपयोग हुआ है तो वो वॉर इक्विपमेंट का उपयोग हुआ है, और वॉर इक्विपमेंट का उपयोग इनका कहना यह है कि अगर सरकार ने किया है तो बिना गृह मंत्री, और उन्होंने कहा कि जहां तक वो है वो प्रधानमंत्री का भी उसमें अप्रूवल लिया होगा। तो अपने ही स्टेट, इंडियन स्टेट, अपने ही इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट अगर आप वॉर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उन्होंने उसको ट्रीजन, राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा है कि इस वजह से इनको भी जांच के दायरे में या जो भी आना चाहिए। और बात में कहीं ना कहीं थोड़ी तो सच्चाई है ही, क्योंकि अगर ये वॉर इक्विपमेंट है और अगर आप अपने लोगों, अपने इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट इसको यूज कर रहे हैं तो फिर ये बताना ज़रूरी है कि आपने इसको अपने लोगों के अगेंस्ट इस वॉर इक्विपमेंट को क्यों यूज़ किया। दुनिया के बहुत से देश इस समय, मैक्सिको, मोरक्को, फ्रांस, UK, इजराइल खुद, ये किसी न किसी तरह की जांच इस सारे उसमें करवा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया में जांच नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब अगर हमारे सबसे बड़े नेता ने और ये सब लोगों ने कह दिया है तो कह दिया है, क्योंकि हालांकि एक चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, अभी शशि थरूर साहब का कहना यह है कि हम इसकी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है इस विभाग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हम उसमें इसकी जांच करेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि JPC के भी उतनी ही पावर्स हैं और उसी तरह से जांच का तरीका है जैसा स्टैंडिंग कमेटी जिस तरह से बात कर सकती है। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष भले ही शशि थरूर हो, लेकिन उसमें सदस्य जो हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी तो सरकारी पक्ष की है, उसमें कुछ इस तरह की बात कर पाएंगे? जब किसान बिल हम सबने देखा कि किस तरह से पास हुआ, राज्यसभा में मतलब सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी नहीं थी और मतलब खुलेआम सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए किसान बिल पास करा दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बिना निष्पक्ष जांच हो पाएगी यहाँ पे। निष्पक्ष जब मैं बोल रहा हूँ मतलब ये किसी न किसी तरह से उसको प्रभावित किया जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और समझने की है, क्योंकि अब बिल्कुल साफ आ गया है कि आलोक वर्मा जो CBI डायरेक्टर थे, उनके परिवार में कुल 8 लोगों के फ़ोन की सर्वेलेंस हो रही थी, या ये मेलवेयर उसमें डाला गया था, और साथ में उनके जो विरोधी थे या जो जिनसे उनका झगड़ा था, जिनको रात में इनको निकाला उनको रखा, राकेश अस्थाना जी, उनके ऊपर भी निगरानी हो रही थी। तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो झगड़े थे, ये जो भी बात थी, इसमें ये जो स्पाईवेयर था या जो मेलवेयर था, ये कितना प्रभावित कर रहा था, क्योंकि जो भी इसको डायरेक्शन दे रहा था उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसके अनुसार वो थोड़ा परेशान थे कि भाई कहीं ये साहब आ जाएंगे तो ये साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि कोई भी सरकार हो वो तो हरदम ही ये कहेगी कि मैंने नहीं किया। अब सरकार इस समय कह रही है मैंने नहीं किया, दूसरा ये कह रहा है कि सरकार का दूसरा स्टेटमेंट यह है कि मैंने सब कुछ एज पर रूल किया।
तो मैंने नहीं किया पेगासस के रेफरेंस में, और मेरे यहाँ जो भी स्पाइंग होती है वो एज पर रूल्स होती है। तो मतलब जो सरकार का कहना है कि एज पर रूल्स होती है, तो इसको जरा, सरकार जब ये चीज़ कह रही है तो यही सरकार अगली सांस में उसी पार्लियामेंट में ये कह रही है कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं कि सरकार कल के दिन एक छोटा सा कि मेरे पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ये कोई नहीं मरा। और एक चीज़ हम बता दें, अगर इसकी जांच हो जाती है, अगर जांच हो जाती है, ये तय मानिए कि या तो किसी चपरासी को कहा जाएगा कि वो चपरासी वो फाइल लेके उन्होंने अप्रूव करा दी थी, या किसी बहुत ही छोटे अदना अधिकारी, क्योंकि चपरासी के पास वो किसी फाइल पे दस्तखत करने की ताकत नहीं होती है, तो किसी जो सबसे अदना अधिकारी होगा, जो बेसिकली जिसका काम फाइल रखना, फाइलिंग करना, कागज़ निकालना है, वो उसके ऊपर क्या देखिए उन्होंने किया इसलिए मैंने, मतलब इसमें कोई भी बड़ी मछली मुझे नहीं लगता है कि सब लोग मिल भी जाएं तब भी, क्योंकि एक और गुण है राजनीतिक पार्टियों का, जब उन पे आएगी ना तो एक स्टेज के बाद वो सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने लगेंगे। पास में भी हमने देखा है। और इसको ख़त्म करने से पहले जल्दी से आपको याद दिला दूं, रफाल में जो कुछ भी हुआ था, आज रफाल की जांच फिर फ्रांस में हो रही है। उसमें जो हमारे एक जो मेन उसके जिसकी वजह से उसमें एक तरह से क्लीन चिट मिल गई थी, रंजन गोगोई साहब, अब उनको राज्यसभा की जो सदस्यता है वो इनाम मिला उसकी वजह से, या उनके साथ एक मिलीभगत थी, या जब ये पेगासस का मामला आया है कि उस महिला जिन्होंने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उससे कुछ इनके किसी के पास ऐसे थे कि वो दबाव में आ गए थे। ये बात हो गई पेगासस की। अब हम थोड़ी देर रियो ओलंपिक की बात कर लें, खेल की बात कर लें। मैं इस पर अलग से ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक हम लोग बड़ा वीडियो बनाएं, नहीं तो टॉकथॉन में अभी करने जा रहे हैं जब 31 तारीख को, अगले सैटरडे को, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ में, उसमें करेंगे। जल्दी से इसका रैपअप कर दूं, हर 4 साल पे ओलंपिक्स होते हैं। 2020 का ओलंपिक कोविड के कारण नहीं हो पाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान में जो होना था, उसके पहले का थोड़ा हालचाल ये बता दूं कि रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, उसमें हिंदुस्तान ने 117 खिलाड़ियों का अपना दल भेजा था और वहाँ से हम लोग 2 मेडल जीत के आए थे। हिंदुस्तान के अभी तक का जो ओलंपिक सफ़र रहा है पिछले 70-80 साल, मतलब हिंदुस्तान आज़ाद होने के 70 साल का, उसमें अब तक हमने कुल 28 मेडल जीते हैं, कुल 28 मेडल जीते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि हमारा लार्जेस्ट 119 दलों का, खिलाड़ियों का कंटिजेंट जा रहा है, जो 85 मेडल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। हमारी जो हम सब लोगों की जो नज़र रहेगी वो 4-5 इवेंट में रहेगी: शूटिंग, सेलिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी। और मैं व्यक्तिगत दृष्टि से, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, मेरे लिए सारे इवेंट एक तरफ, क्रिकेट और ये सब एक तरफ, टेनिस और हॉकी एक तरफ। किसी समय हॉकी हम लोगों का ऑल्टर ईगो था, हिंदुस्तान की का स्वाभिमान था। पिछले 40 साल से हमें कोई पदक नहीं मिला है ओलंपिक में। इस बार का ऐसा माना जा रहा है कि नहीं, ओलंपिक की जो हॉकी टीम है वो पिछले 6 साल में उसका बेहतर प्रदर्शन हुआ है। वो कोई हारा नहीं, अगर कहीं हारी भी है तो 1-0 से वो शूटआउट्स में या इस तरह से हारी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से हॉकी में भी हमें मेडल मिलना मुश्किल है। मैं इसको एक ढंग से और देखता हूँ, ये हिंदुस्तान में कम मेडल क्यों मिलते हैं। जैसे अगर आपके स्कूल में शिक्षा हो रही, सब लोग बच्चे क्यों फेल होते हैं, या बच्चों को गिनती क्यों नहीं आती है। आपने देखा था ना, एक बार हुआ था कि 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 2+2 नहीं कर पा रहा था, कुछ इस तरह की बातें। तो जिम्मेदार शिक्षक होता है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में 59 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं। ये इसकी कर्ता धर्ता हैं, ये स्पोर्ट्स को सो कॉल्ड बढ़ावा देती हैं, उसकी निगरानी करती हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। और ये जो 59 स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसमें मेजॉरिटी के जो कर्ता धर्ता हैं वो नेताजी हैं, कोई किसी भी पार्टी का। भाई पहले कांग्रेस का दबदबा था तो कांग्रेस के ज़्यादा नेता होते थे, अब बीजेपी का दबदबा है तो बीजेपी के ज़्यादा नेता होते हैं। क्योंकि मैं जैसे ये भी बता दूं, एक अभी आई है फिगर कि 2 राज्य, पंजाब और हरियाणा के 2 राज्यों से जो 119 का कंटिजेंट है, इसके 40% से ज़्यादा लोग केवल इन 2 राज्यों से। तो इसका मतलब राज्य टू राज्य भी कहीं फ़र्क पड़ता है। हमने जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई
तो 2017 के चुनाव में किसी मुसलमान को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। 403 सीट में से कोई भी उसका उम्मीदवार नहीं था। सरकार बनी तो एक मोहसिन रज़ा साहब हैं जो खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको दिया गया। मोहसिन रज़ा साहब कैसे खिलाड़ी हैं समझ लिए, उन्होंने कुल 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में कुछ किया है, उनका कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन, वो भी क्रिकेट में। मेरा कहना यह है कि जब तक आप स्पोर्ट्स वालों को, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको वो उचित जगह नहीं देंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाएंगे, तब तक ये हम लोगों की समस्या बनी रहेगी। और ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि अभी लोग कहेंगे कि सौरव गांगुली को लाया गया। सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष जो बनाया गया था, उसके बाद जो मतलब बाजार में जो खबर थी कि वो एक ट्रेड ऑफ था कि मैं आपको ये बना रहा हूँ और आपको बंगाल इलेक्शन में भाजपा का साथ देना होगा, और आप शायद उस समय ये बात हो रही थी सीएम चारा भी रहेंगे। लेकिन फिर उनको दिल का दौरा पड़ गया और एक वर्ग का कहना यह है कि वो इसी बहाने से उन्होंने अपने को पॉलिटिक्स से बाहर ही रखा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। मैं चलते चलते एक बात बता दूं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मैंने ऊपर बता दिए, ये सब हैं, इसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। एक ग्रेस नोट नाम की एक डेटा और टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने प्रेडिक्शंस किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में वो प्रेडिक्शंस छपे हैं 23 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में, और उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एस्टिमेट कि इतने मेडल जीतेंगे, और ग्रेस नोट का भी प्रेडिक्शन है। ग्रेस नोट ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार हिंदुस्तान कुल 19 मेडल जीत के आएगा, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल होंगे। जो प्रेडिक्शन है उसमें शूटिंग, सिर्फ शूटिंग में ग्रेस नोट कहता है कि हम लोग 8 मेडल जीतेंगे, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि शायद 2 जीतेंगे। बॉक्सिंग में इस 19 का ब्रेकअप है। बॉक्सिंग में ग्रेस नोट कहता है कि हम लोग 5 मेडल जीतेंगे, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि हम लोग 2 मेडल जीतेंगे। ये सब प्रेडिक्शन है, एस्टिमेटेड है। रेसलिंग में, कुश्ती में ग्रेस नोट कहता है हम 3, इंडियन एक्सप्रेस कहता है हम 1। मतलब 19 में से 16 केवल शूटिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग है। 8, 5, 3 इन 16 मेडल इसमें से हैं। बैडमिंटन एथलेटिक्स की भी कुछ बात होती है, लेकिन किसी भी भारतवासी की ये मतलब जिसको भी वो मानता है, वो ऊपर वाला, चाहे वो भगवान है, खुदा है, जो भी है, जिसको भी मानता है, हम सब लोगों की प्रार्थना यही है कि ग्रेस नोट का, हमारे इलेक्शन प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं, पूरी तरह से गलत हो जाएं, लेकिन ग्रेस नोट का ये प्रेडिक्शन सही हो जाए, हम सब लोगों की यही प्रार्थना है। अब हम आ जाते हैं तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात पे, और वो तीसरी बात है, कांग्रेस में ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में सब चंगा सी, अब सब मामला सुलझ गया, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जो खींचतान थी वो ख़त्म हो गई। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो गांठ एक बार पड़ जाती है मन में, वो जब तक बहुत साफ, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए दोनों पक्षों को थोड़ा प्रयास करना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने 23 तारीख को अपना पदभार संभाल लिया। उससे पहले अमरिंदर सिंह ने एक लार्ज हार्टेडनेस दिखा के उन्होंने सारे एमएलएज को और पार्टी कार्यकर्ताओं को और सिद्धू को और नए जो नवनियुक्त जो पार्टी ऑफिस बेरर थे उनको पंजाब भवन में चाय पे बुलाया। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में सिद्धू जी ने आके अपने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ एक पदभार ग्रहण समारोह हुआ। हरीश रावत जी सारे में उपस्थित थे, और पहले उसमें अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही। उसमें एक बात जो अमरिंदर सिंह ने इम्पोर्टेंट कही, उन्होंने अपने पुराने रिश्ते भी सिद्धू से के लिए बताए। उन्होंने अपने भाषण में नवजोत सिंह सिद्धू का 3-4 बार नाम लिया। उन्होंने बताया कि जब 1963 में सिद्धू का जन्म हुआ था, उस समय वो इमरजेंसी कमीशन के द्वारा सेलेक्ट होकर चाइना बॉर्डर पे चले गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय पटियाला में उनकी माँ जो थी वो पटियाला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी। सिद्धू के पिताजी वहाँ के एक ही जनरल सेक्रेटरी थे, वो एक जनरल सेक्रेटरी थे, और इन लोगों की बहुत घनिष्ठता रही है। बाद में इन्होंने बताया कि जब मैं फौज से सेवा से बाहर आ गया, और फिर मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, और उस समय मेरी मुलाकात सिद्धू के पिताजी से होती थी, और उस समय मैं नवजोत सिंह सिद्धू को 6 वर्ष का एक लड़के के रूप में देखता था, बच्चे के रूप में देखता था। और वो सब उन्होंने पुराने अपने किस्से बताए। उन्होंने थोड़ा अपने सरकार के अचीवमेंट्स भी बताया। उन्होंने बताया कि हम टॉप रैंकिंग हैं प्राइमरी एजुकेशन में। उन्होंने ये भी बताया कि जो देश में गेहूं का जो टोटल आता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब का है, इत्यादि इत्यादि। फिर
नवजोत सिंह सिद्धू के बोलने की बारी आई। ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धू ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम नहीं लिया। अब ये तो बाल की खाल है, हो सकता है इसमें कोई निहित स्वार्थ हो सकता है ऐसी किया हो। सिद्धू की एक अपने बोलने की स्टाइल होती है, शेर व शायरी और इधर उधर जोड़ जाड़ करके वो कुछ ना कुछ अपना बनाते रहते। उन्होंने उसी स्टाइल में अपना भाषण दिया और उनका कहना ये था कि जो ये 18 पॉइंट का एजेंडा जो कांग्रेस महासमिति में तैयार हुआ था कि इस पे बात होगी, उस पे काम होना चाहिए। सिद्धू ने ये भी कहा कि भाई अब लोगों के प्रश्न हैं, उसके उत्तर देने ही होंगे हम लोगों को। सिद्धू ने यह भी कहा, एक तरह से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल उठाया। अमरिंदर सिंह के ऊपर क्या, उन्होंने सरकार से कुछ प्रश्न किए कि भाई ये जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं इसको हम लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर इसको ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो पंजाब में एक अजीब विचित्र स्थिति अपने को देखने को मिलेगी। मतलब कांग्रेस पक्ष भी रहेगा और कांग्रेस विपक्ष भी हो जा रहा है। मतलब अब तीसरी पार्टी को वहां स्पेस ही नहीं मिल रहा है। सरकार जो है वो अमरिंदर सिंह उसके पक्ष की बातें करेंगे, सरकार के जो फेल्योर या जो सरकार से एस्पिरेशंस हैं सरकार वो उसकी बातें सिद्धू करेंगे, दोनों कांग्रेस के हैं। तो वो जो एक स्पेस होता है विपक्ष का, उस स्पेस को भी सिद्धू और अमरिंदर सिंह जैसा चल रहा है अगर उसको ठीक से हैंडल करेंगे तो शायद वो पूरा स्पेस इनके पास ही रह जाएगा। और अंत में इसी आशा के साथ कि टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान कम से कम दहाई का डबल डिजिट मिलिट्री टैली में पहुंचे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।